नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की आज हम शुरुआत करेंगे। दरअसल देश में इन दिनों मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश थमने के बाद तेज गर्मी का दौर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश कहर बरपा रही है, जिसने किसानों की टेंशन बढ़ा दी। पहले ही अतिवृष्टि और अनियमित बारिश से फसलें करीब 70 से 80% तक खराब हो चुकी हैं और अब लगातार बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसलें छुप गई हैं और कटी हुई उपज भीगने से सड़ने लगी है। और सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन, कपास और धान को हुआ है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार मौसम के बदलाव की जो मार है वो किसानों के ऊपर भारी पड़ रही है, क्योंकि किसानों की जो खड़ी लहलहाती हुई फसलें थीं वो अब पूरी तरह से चौपट होती जा रही हैं। उन्हें भारी नुकसान का सामना यहां पर करना पड़ रहा है और न सिर्फ किसान बल्कि आमजन का भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिस तरह से सड़कें लबालब हो गई हैं, कीचड़ से ये सड़कें सन गई हैं, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। चूंकि स्कूलों के भी यही हालात हैं, जर्जर बिल्डिंगें हो चुकी हैं, किसी भी वक्त ये बिल्डिंगें गिर सकती हैं और जिस रास्ते से होकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं वो रास्ता इतना दयनीय है कि लोग वहां पर चलना भी उनका मुश्किल हो रहा है। जगह जगह तेज हवाओं की वजह से बिजली के जो खंभे हैं वो गिर गए हैं, पेड़ गिर रहे हैं, जिसकी वजह से आवागमन भी बाधित हो रहा है। और ऐसे में अब मौसम विभाग का भी ये कहना है कि फिलहाल जो मानसून है और जिस समय तक मानसून को मध्य प्रदेश से विदाई लेनी थी, लेकिन फिलहाल मौसमी प्रणालियों के बदलाव की वजह से मानसून मध्य प्रदेश में अभी ठहरा हुआ है। कुछ दिनों के बाद मानसून मध्य प्रदेश से विदाई लेगा, लेकिन उसके पहले ही मध्य प्रदेश से जाते जाते मानसून किस तरह से यहाँ पर लोगों को प्रभावित कर रहा है, न सिर्फ आम जनजीवन बल्कि किसानों के लिए ये बारिश अब आफत की बारिश बनकर बरस रही है। क्योंकि उनकी जो साल भर की मेहनत थी, जो उनकी लहलहाती हुई फसलें थीं, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई, कई जगह भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से ये देखिए आप तस्वीर, जो किसानों की फसल थी वो बर्बाद हो चुकी है और पूरी चौपट उनकी फसल हो चुकी है। जो साल भर की उनकी मेहनत थी उस पर पानी फिर गया और न सिर्फ किसान परेशान हैं बल्कि जो आम जन हैं वो भी परेशान हैं। ये देखिए आप तस्वीर, ये अलग अलग जगह से जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से यहाँ परेशान हो रहे हैं। बारिश जो है वो उन पर आफत बनकर बरस रही है। स्कूल खाली है, स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ने जा रहे, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो जर्जर स्थिति में है और जिस रास्ते से बच्चों को होकर स्कूल पहुंचना होता है वो रास्ता भी बड़ा दयनीय हो गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, जो सहयोगी हमारे अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम संजय की ओर रुख कर लेते हैं। नर्मदापुरम से संजय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजय, नर्मदापुरम की क्या स्थिति है? क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि मानसून को जिस समय तक मध्य प्रदेश से पूरी तरह से विदाई ले लेना था, लेकिन मौसमी प्रणालियों में बदलाव हुआ और अब मानसून मध्य प्रदेश में कुछ समय के लिए ठहर गया है। जी मैं बिल्कुल बता दूं कि नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम में मानसून की विदाई जो है वो दिखने लगी है। कहीं तेज धूप निकल रही है तो कहीं तेज अचानक बारिश हो रही है। कल रात को ही तेज बारिश यहाँ पर हुई थी। लगभग आधे घंटे तेज बारिश होने के बाद लगातार 5 घंटे तक यहाँ पर रिमझिम बारिश का दौर चालू रहा। दूसरी तरफ तवा डैम के गेट भी अचानक कल खोल दिए गए। 3 गेट तवा डैम के खोले हैं कैचमेंट एरिया में। लगातार तेज बारिश होने के कारण 3 गेट तवा डैम के खोले गए थे, जिससे कि नर्मदा के जलस्तर में भी थोड़ी सी ये वाला ये बढ़ोतरी हुई थी। दूसरी तरफ तापमान में एकदम गिरावट आई है, मौसम में ठंडक घुल गई है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम के आसपास के क्षेत्रों में कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं नर्मदापुरम में धूप निकल रही है और आसपास के गाँवों में और आसपास के शहरों में तेज बारिश हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि मानसून अब लगभग विदाई के दौर पर आ चुका है। इसी प्रकार अगर मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार लगभग 10 अक्टूबर के बाद मानसून की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। इसी प्रकार तेज बारिश होने के कारण जो है किसानों के चेहरे पे भी चिंता की लकीर दिखने लगी है, क्योंकि फसल लगभग पककर तैयार है। सोयाबीन की जो फसल है वो लगभग पक चुकी है। इसी प्रकार धान की जो फसल है वो लगभग उसमें बाली आ चुकी है और अगर तेज बारिश होती है तो फसल है वो आड़ी हो जाती है। जी बिल्कुल, यानी कि अब ये जो मौसम है, जो मानसून है, जाते जाते कहीं ना कहीं लोगों के लिए कष्टदायी साबित हो रहा है, क्योंकि लोग परेशान हैं बदलते मौसम की वजह से।
जहां लगातार गंभीर परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, तो किसानों के लिए भी ये मानसून अब कहीं ना कहीं खतरनाक होता जा रहा है। जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि मौसम विभाग का ये कहना है कि 10 अक्टूबर तक जो ये गतिविधियां हैं मानसून की, वो हमें देखने को मिलेंगी और 10 अक्टूबर के बाद ये संभव है कि मानसून जो है वो पूरी तरह से विदा ले लेगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है, चूंकि अलग अलग परेशानियों से किसान जूझ रहे हैं, आम जनता जूझ रही है, तो स्वास्थ्य अमले के लिहाज से यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य अमला कितना सतर्क है? चूंकि मौसम में जब परिवर्तन होता है, चूंकि आप कह रहे हैं कि कभी धूप तेज निकल रही है, उसके बाद अचानक से तेज बारिश हो जाती है, फिर ठंडक महसूस होने लगती है, तो ऐसे में इन मौसमों के बदलाव की वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं वो अक्सर ज्यादा तेजी से फैलती हैं। जी बिल्कुल। मौसम में अचानक जो तेज धूप निकलती है, जिससे तपन महसूस होती है और जो गर्मी पड़ रही है, इससे बच्चों पे अधिकतर प्रभाव देखा जा रहा है। यहाँ पर हम बात करें नर्मदापुरम में, तो जो मरीजों की संख्या अधिक बढ़ गई है। हॉस्पिटलों में जो है बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हो रही है। कहीं डॉक्टरों का ये कहना है कि ये जो मौसम है इसके कारण बच्चों को जो है बच्चों की बॉडी जो है वो एकदम से जो बारिश होती है और चेंज होता है उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मरीजों की संख्या जो बढ़ी है उसमें बच्चों की मात्रा अधिक है। छोटे बच्चे जो है वो उल्टी, दस्त और बुखार से परेशान हो रहे हैं। इसी प्रकार बड़े लोगों को भी ये जो उमस होती है, जो बारिश रात में बारिश हो रही है, दिन में तेज धूप जो निकलती है उसमें उमस बढ़ जाती है, जिसके कारण मरीजों की संख्या भी यहाँ पर देखी जा रही है कि अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर मरीज जो आ रहे हैं वो तेज बुखार और उल्टी दस्त के आ रहे हैं। ये सिर्फ एक मौसम के कारण ही है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियों का जो प्रकोप है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, आमजन भी परेशान हो रहे हैं। और चूंकि संजय आप किसानों का भी जिक्र कर रहे थे कि जो उनकी फसलें हैं वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने की कगार पर आ गई हैं। जो धान है वो उसमें अब धान वहां पर फसलों में लगने लगी है, जो फसलें हैं वो लहलहा रही हैं। लेकिन हम तस्वीरों में ये भी देख रहे हैं कि जो बारिश की मार है वो किसानों पर कितनी घातक साबित हो रही है। अब ऐसे में अगर मुआवजे की बात करें या वहां के स्थानीय प्रशासन की बात करें तो किसानों के लिए कितना सजग है, और क्या कुछ ये कहा जा रहा है कि किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी कैसे भरपाई होगी, कैसे उसका आकलन होगा? जी बिल्कुल। किसानों की अगर बात करें तो किसान अभी जो सोयाबीन का जो रेट है, जो भावांतर के जो आदेश दिए गए हैं सरकार की तरफ से, उससे किसान नाखुश है। दूसरी तरफ किसानों के ऊपर तो अभी फिलहाल की स्थिति में अगर देखा जाए तो दोहरी मार पड़ रही है। तेज बारिश से धान की फसल जो है वो कहीं आड़ी हो गई है। इसी प्रकार सोयाबीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मक्के में भी जो है वो नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि किसान दोहरी मार झेल रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन जो है वो लोकल स्तर पे जो तहसीलदार है, पटवारी है, वो उनके नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि कारण ये है कि निचले स्तर पे जो तहसीलदार, पटवारी है, वो घर में बैठे बैठे ही उसका आकलन कर लेते हैं कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है, कहाँ। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट अगर देखी जाए तो भारी नुकसान किसानों के यहाँ पर उठाना पड़ रहा है, जिसकी भरपाई पहले भी सरकार के द्वारा नहीं की गई है और आगे भी ऐसा नहीं लगता है कि सरकार उसका भरपाई कर पाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसानों पर दोहरी मार है। एक और जहां उनकी साल भर की जो मेहनत थी वो बर्बाद हो गई, तो दूसरी ओर इन्हें आर्थिक तौर पर कितना नुकसान हुआ कि जो उनकी फसल लहलहा रही थी वो पानी की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। कुलभूषण की ओर रुख कर लेते हैं। रायपुर से कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर क्या फिलहाल पूर्वानुमान मौसम विभाग जता रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि जो मानसूनी गतिविधियां हैं वो कब तक बनी रहेंगी, या छत्तीसगढ़ में मानसून आखिर कब विदाई लेगा? जी देखिए, एक बार विदाई लेने के बाद 5 दिन पहले दोबारा से जो है वो मानसून लौट आया है। और यही वजह है कि आने वाले 10 से 12 दिनों तक अभी लगातार जो है मानसून दोबारा बरकरार रहने की बात अभी वो दोबारा से की जा रही है। हालांकि अगर बात करें कि अभी भी 26 जिले ऐसे हैं जहां पर बिजली गिरने की संभावना भी बताई गई है। 26 जिलों में अभी तक लगातार मानसून लगातार बना रहेगा। चाहे वो रायपुर हो गया, राजधानी रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बेमेतरा, कवर्धा, सभी जगहों पर जो है वो मानसून बरकरार रहने की यहाँ पर बात की जा रही है 10 से 12 दिनों तक। इसी तरह गरज चमक के साथ जो तेज वर्षा, आंधी, तूफान जो है वह लगातार यहाँ पर बने रहने की जो जानकारी है वो मौसम विभाग के द्वारा यहाँ पर लगातार दी जा रही है। हालांकि इससे नुकसान की अगर बात की जाए तो देखिए फसल आखिरी चरम पर है। अभी 1 से 1 महीने के अंदर में जो धान की फसलें, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और सबसे ज्यादा फसलें भी यहाँ पर धान की होती है। तो जो अभी पिछले कुछ दिनों में धान का फसल जो है वो काटने की नौबत आ जाएगी। और अगर इसी तरह मानसून बना रहा और इसी तरह अगर बरसात होते रहा तो यकीनन तौर पर इसका भारी नुकसान जो है
वह किसानों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि फसल काटने के समय में अगर भारी मानसून, अगर उसकी वजह से अगर बाढ़ की स्थिति होती है, अगर खेत नुकसान में जाते हैं, क्योंकि अब उनको पानी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। पानी भरपूर मात्रा में उनको मिल चुका है, फसलें तैयार हो चुकी हैं। लेकिन अब अगर कोई बाढ़ की स्थिति अगर इस तरह से बनती है और उसके बाद अगर फसलों को नुकसान होता है, तो किसानों को उसका भारी खामियाजा जो है वो उठाना पड़ेगा। हालांकि इस वक्त जब सरकार पहले ही किसानों को काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर हेल्प, जो मुआवजा है वो देने की तैयारी पर यहाँ पर थी, लेकिन अगर और नुकसान होता है, किसान जो धान खरीदी पे थी, तो हो सकता है कि वो मुआवजा में तब्दील हो जाए। तो ये अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है, तो ये देखना होगा कि सरकार इससे कैसे निपटती है, क्योंकि अब तक कुछ खासा तैयारी जो है वो हमें सरकार के द्वारा इससे देखने को नहीं मिला है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि किसानों को इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि समय रहते मानसून जो है वो वापस लौट आएगा। लेकिन जिस तरह के हालात अभी तक बने हुए हैं कि जब जब हमने कोई भी परिकल्पना पहले से की है कि मानसून इतने समय तक चल जाएगा, वो हमेशा उल्टा ही पड़ा है। मानसून उससे ज्यादा ही अचानक से भयावह स्थिति पे हमको देखने को मिला है। तो अगर ये 10 से 12 दिन जो बता रहे हैं, अगर उसके बाद भी मानसून अगर बना रहता है, तो यकीनन तौर पर इसका बहुत ही खामियाजा जो है किसानों को होगा। और इसका जो अगर सब्जियां और फल भी इसमें अगर खराब होती हैं, तो उसका बजट का असर भी जो है वो आम नागरिक की जेब में भी पड़ने को दिखाई देगा। जी बिल्कुल, वाकई चूंकि ये बदलता मौसम ना सिर्फ किसानों के लिए कहीं ना कहीं बर्बादी का मंजर बन रहा है, बल्कि आम जन जीवन को भी किस तरह से प्रभावित कर रहा है, ये तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। दिव्या की ओर रुख कर लेते हैं, भोपाल से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिव्या, राजधानी भोपाल में किस प्रकार की गतिविधियां हैं, और अगर मानसून की हम बात करें, चूंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि लगभग 10 अक्टूबर के बाद जो मानसून है वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश से विदा लेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है। कभी तेज धूप निकलती है तो उसके अगले ही पल तेज बारिश के साथ में हवाओं का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। हाँ नैन्सी, जैसा कि कल का मौसम जो देखा भोपाल का, कि कल दिन में भरी धूप थी, उमस भरा दिन था, और शाम होते होते तक काले बादल छाए और जमकर बारिश हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जुलाई का महीना हो, और इतनी ज्यादा बारिश हुई कि कई इलाके जलमग्न हो गए, और यहाँ तक कि जो भदभदा है और सलियासोत है, इनके गेट खोले गए, और अभी लगातार 10वीं बार ये गेट खोले गए। तो ऐसे में देखा जाए तो मानसून लगा सक्रिय है। हालांकि कुछ जिलों से मानसून ने जरूर विदाई ले ली है, लेकिन अगर भोपाल संभाग की बात करें, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग की बात करें, तो यहाँ पे अभी भी मानसून की सक्रियता बनी हुई है। भले ही मौसम विभाग ये कह रहा है, अब उसकी जो उनका जो पूर्वानुमान है वो यही है कि 10 अक्टूबर तक माना जा रहा है कि मानसून विदाई ले सकता है। लेकिन जिस तरह से एक अभी गुजरात में शक्ति करके एक जो सिस्टम बना हुआ है, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक सिस्टम सक्रिय है जो निम्न दबाव का एक क्षेत्र बना हुआ है, ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। और अभी भी अगर आज के मौसम की बात करें, तो जैसा कि अगर सुबह गुलाबी ठंड महसूस हो रही थी, अभी दोपहर में अच्छी उमस है, दोपहर धूप निकल रही है जब मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, और बादल छाने लग गए। तो संभव है कि शाम को एक बार हमें बारिश फिर से देखने को मिले। मौसम लगातार बदल रहा है, इसके रंग बदल रहे हैं, लेकिन मौसम सक्रिय है, और अभी भी जो है लगातार अगर 24 घंटे की बात करें तो फिर से बारिश की संभावना है। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि लगातार मौसम में बदलाव की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं मौसम विभाग के द्वारा जो उम्मीद ये जताई गई है कि 10 अक्टूबर तक फिलहाल इसी प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिलेंगी, उसके बाद संभवतः मानसून मध्य प्रदेश से विदाई लेगा। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। जया सिंह की ओर रुख कर लेते हैं। जया सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जया, उत्तर प्रदेश में मौसम के क्या मिजाज हैं, और मौसम विभाग के द्वारा क्या पूर्वानुमान जताया गया है? क्या अभी भी मौसमी प्रणालियां वहां पर सक्रिय हैं या नहीं है? तो कब तक मानसून के उत्तर प्रदेश से विदा लेने का समय है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मौसम को लेकर मौसम विभाग जो है वो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। हालांकि राजधानी लखनऊ में तो धूप है, पूरे तरीके से सक्रिय मौसम है, लेकिन फिलहाल तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, शामली हो, बागपत, तो खासतौर पे अगर देखेंगे आप, मौसम विभाग ने जो सतर्क किया है वो खासतौर पे पश्चिमी क्षेत्र के जो जिले हैं, तमाम 13 से 14 जिले,
वहां को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहां पे जो भी ग्रामीण लोग हैं और जो भी खासतौर पे तटीय इलाके में जिनका आवास है, उनको कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे बहुत ज्यादा अलर्ट कहीं ना कहीं मौसम विभाग जारी कर रहा है। और खासतौर पे देखा जाए तो सरकार भी पूरी तरीके से सतर्कता देख रही है। हालांकि मौसम जब से हमने देखा कि बरसात का मौसम जब शुरू हुआ, तो लगातार जो गवर्नमेंट है यूपी की, वो लगातार सतर्क रही और सक्रिय रही और खासतौर पे जिले के अधिकारी हो, डीएम स्तर के हो, या फिर खासकर उत्तर प्रदेश का प्रशासन हो, पूरी तौर पे देखा जाए तो पुख्ता तौर से सतर्कता नजर आए। और वहां पे फोर्स भी तैनात कर दी गई है, जहां पे अलर्ट जारी किया गया है, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं उनको किसी तरीके का दिक्कत ना हो। इससे पहले भी बाढ़ का हमने कई तस्वीर देखा, जो इलाहाबाद से और प्रतापगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, कई जिलों से ऐसे ऐसे तस्वीर है जो कहीं ना कहीं भयावह लग रहे थे, क्योंकि पानी का स्तर जो था वो रेड लाइन से ऊपर जा रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सतर्कता तो कर ही रही है, लेकिन आने वाला जो समय है, क्योंकि अब देखिए 7 अक्टूबर तक मौसम विभाग का कहीं ना कहीं चेतावनी है कि हमें 7 अक्टूबर तक हमें अलर्ट रहना है। और सबसे ज्यादा संजीदा जो जिले बताया कि उन जिलों में कहीं ना कहीं सरकार अपने को अलर्ट कर रही है, जो वहां की जिला स्तर के अधिकारी उनको अलर्ट पे रखा गया, जो भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी के फोर्स है, स्थानीय सुरक्षा कर्मी, उनको भी अलर्ट पे रखा गया। खासतौर पर राहत जो सामग्री उसको भी तैयार करके रखा गया। खासतौर पे अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को देखेंगे तो पूरी तरीके से अपने को कहीं ना कहीं वहां पे सतर्क कर चुकी है, पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, क्योंकि मौसम विभाग इन 13 जिलों में, मैंने जैसा बताया कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और भी जिले हैं जो पश्चिमी क्षेत्र के, वहां पे बिजनौर, वहां पे भी इस तरीके का जो सतर्कता है वो मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है। और ऐसे में सरकार जो है वो पूरी तरीके से पुख्ता तौर पे इंतजाम करेगी। वहां पे अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, जो तटीय स्तर के लोग हैं, क्योंकि बहुत ऐसे आवास है नैन्सी जो गांव में खासतौर पे अपनी खेती बाड़ी की जो जमीन है, रेतीली जो जगह होते हैं, वहां पे खेती करते हैं, बहुत सारे के सब्जियां उगाते हैं, तो वो लोग अपना जो झोपड़ी है, जो अपना आवास है, वो अस्थायी तरीके से वहीं पे बना देते हैं। तो उनको भी अलर्ट किया गया है कि आप 24 घंटे के लिए सतर्क हो जाए, 24 घंटे कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो सरकार भी उनको लिए राहत सामग्री के साथ साथ उनको एक शिविर भी बना रखा है, ताकि वहां पे वो टिक सकते हैं, रुक सकते हैं, वहां पे उनको खाना, भोजन, पानी भी दिया जा सकता है। पैकेट्स भी जो है के लिए बनाए गए हैं, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो सरकारी स्तर पे देखेंगे, सरकार के स्तर पे देखेंगे तो पूरी तरीके से अलर्ट है। मौसम विभाग के जो अनुमान है, मौसम विभाग ने कहा भी है कि 7 अक्टूबर तक हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके बाद जो मौसम है वो सामान्य तौर पे देखा जाएगा। बिल्कुल, यानी कि फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है, पूरे उत्तर प्रदेश में तो नहीं, लेकिन कुछ एक जिले ऐसे चुने गए हैं जहां पर 24 घंटे के लिए हैवी रेन का अलर्ट है, और वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है वो भी मुस्तैद हो गई है। बनी रहिएगा, और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। कुलभूषण की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। कुलभूषण, चूंकि रायपुर में भी वही स्थिति हम देख रहे हैं कि कभी पल पल में मौसम बदल रहा है, कभी तेज धूप है तो अगले की पल भीषण जो बारिश है उसका वो दौर हम देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर किसानों की स्थिति की बात करें तो किसान चूंकि देखिए साल भर मेहनत करते हैं, और उसके बाद उनकी जब फसल इस समय पीक पर होती है, जब कटने वाली होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम की मार झेलते हुए किसानों को आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान होता है। जब उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं, तो किसानों के लिए जो स्थानीय प्रशासन है, जो सरकार है, वो क्या मदद कर रही है? जी, अगर किसानों की बात करें तो अभी तक में अगर कोई खासा जो है इंतजाम अभी देखने को नहीं मिला है, ना तो सरकार की ओर से और ना ही क्योंकि मौसम विभाग के और अब तक के अगर जो हालात बताए तो सबसे ज्यादा जो फसलें हैं वो अपने चरम पर हैं और अभी तक ठीक हालत में है। अगर बरसात अगर इसी तरह से बढ़ी रहती है और अगर लगातार अगर 10 से 12 दिनों के बाद भी अगर लगातार इस तरह से बरसात होती है तो फिर इसका नुकसान जो किसानों को देखने को मिलेगा। हालांकि उससे ज्यादा जो खामियाजा है वो जो सब्जी जो किसान बोते हैं, सब्जी फल जो किसान लगाते हैं, उनको इससे ज्यादातर नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान जो सब्जी फल लगाने वाले किसान है उनका भी 12 महीने का रहता है और वो अलग अलग सब्जियां जो है वो मौसम के हिसाब से यहाँ पर लगाते रहते हैं। वो अगर इस तरह से लगातार बरसात होती रही तो उनकी जो जमीनें होती है, जो सब्जी लगाने के, जो मैं बता दूं कि खेत जो होता है किसान का, जिसमें वो धान और गेहूं जैसे जो फसलें लगाते हैं, उसमें पानी भर जाता है, वो एक तरह से ठीक भी रहता है, समय के साथ सूख भी जाता है, फसलों को उसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, इनके जो खेत होते हैं उसमें पानी जो होता है वो बहते पानी के तौर पर होता है और वो फसलों को पूरी तरह से नुकसान करता हुआ लेकर जाता है, तो ये ज्यादा हानिकारक होता है। अब अगर सब्जियां अगर यहाँ पर नुकसान होती है तो केवल किसानों को ही नहीं, बल्कि अगर सब्जियां महंगी होती है तो उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो आम जीवन पर
पर पड़ेगा। बिल्कुल। लोगों के जो मंथली बजट होता है उसमें सबसे ज्यादा इसमें हानिकारक होगा। इससे महंगाई बढ़ेगी और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, इसमें महंगाई बढ़ती है, किसानों को नुकसान होता है, आम जीवन को नुकसान होता है, आम जीवन को नुकसान होता है। तो अब ये अगर स्थिति अगर लगातार बढ़ी रहे तो ना सिर्फ किसान बल्कि आम जीवन पर भी इसका खासा असर जो है उनको देखने को मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें भी हो सकती है इसमें काफी महंगी हो। अब इस चीज को लेकर अभी तक तो सरकार द्वारा कोई खासा पहल में नहीं की गई है, लेकिन आने वाले समय में अगर इसी तरह बरसात होती रहती है तो यकीनन तौर पर कुछ बड़ी मुआवजा जो है वो सरकार द्वारा जरूर लागू की जाएगी, क्योंकि वो देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो ना सिर्फ किसान बल्कि आम जीवन में भी काफी इसका नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत बनता हुआ मानसून का ये जो अंतिम समय है ये देखने को मिल सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कुलभूषण कि आखिरकार जो सरकार है वो किसानों के साथ कितनी खड़ा रहती है, और जो किसान जिन्हें नुकसान पहुंचा है, जिनकी फसल प्रभावित हुई है, आखिर उन्हें कितनी मदद देती है। जया की और एक बार हम फिर से रुक करेंगे। जया, चूंकि हमने देखा था जब मानसून अपने पीक पर था उस समय उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, वहां पर कई ऐसे गांव थे जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे, बड़ी दयनीय स्थिति थी उस समय। लेकिन अब चूंकि मानसून अब अपने अंतिम छोर पर है तो उतनी भयावह स्थिति तो नहीं होगी। लेकिन अभी भी यदि हम बात करें, चूंकि गंगा नदी के किनारे ये बसा हुआ पूरा गंगा नदी से घिरा हुआ कहीं ना कहीं कई सारे शहर ऐसे आ जाते हैं, कई सारे जिले ऐसे आ जाते हैं जो कि थोड़े ही जल स्तर बढ़ने के वजह से वो जो इलाका रहता है वो जलमग्न हो जाता है, लोग वहां पर अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्या मदद की जा रही है? क्या उनके लिए कोई रैन बसेरे में शिफ्ट कराने की योजना है, या उनके लिए फिलहाल कोई व्यवस्था की जा रही है ताकि अगर उनके घर में पानी जाए या उस इलाके में पानी जाए तो उस स्थिति में लोगों की क्या मदद की जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मानसून अपने पीक पे था तो देखा गया कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं सक्रियता दिखाई। जिला स्तर के जो अधिकारी हैं या फिर जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जैसा हमने चर्चा किया, पीएसटी और स्थानीय जो पुलिस है, उनको तमाम पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया। और रैन बसेरा जहां तक बात है, वो तमाम वो जिले हैं जहां पे अभी मैंने चर्चा भी की, तटीय इलाके हैं जहां पे गांव है और खासतौर पे नदी और पहाड़ों के बीच में है, तो उन जगहों पे कहीं ना कहीं सरकार ज्यादा सतर्कता देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे रैन बसेरे बनाना, राहत पैकेज बनाना, पुलिस के फोर्स के भी टेंट वहां पे लगे आपको मिलेंगे। जब भी ये बाढ़ का मौसम आता है तो सरकार इतना करती है, खासतौर पर अपने मंत्रियों को भी प्रभारी जिले दे देती है ताकि अपने अपने जिले में अपना ध्यान रखे। विधायक, मंत्री परिषद जो भी होते हैं लोग, वहां पे वो सतर्कता वो भी देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है ये कि जब भी बाढ़ का समस्या होता है तो हर बार यही सवाल होता है कि आखिर क्या कुछ होगा और कैसे सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये बहुत पुरानी समस्या है। वो इसलिए समस्या है क्योंकि जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जो बहुत निचले स्तर पे बसे हुए हैं, जो तटीय इलाके के आसपास है, उनको शिफ्ट करना, उनको अस्थायी तौर पे कहीं शिफ्ट करना, वो बहुत ही कहीं ना कहीं संजीदा हो जाता है और सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर देता है। क्योंकि साधारण सी बात है नैन्सी कि जब भी हम किसी जगह पे रहते हैं, हमने पूरा जीवन गुजारा हो और हमारा वहीं से आर्थिक जो शक्ति, हमारी आर्थिक क्षमता का जो जगह है, वहां छोड़कर कहीं दूसरी जगह पे अस्थायी तरीके पर शिफ्ट होने का कहीं ना कहीं वो लोग भी विरोध करते हैं। और सरकार को सबसे ज्यादा जो चुनौती होता है वो उसी समय होता है जब उनको कहीं अस्थायी जगह पे उनको जाकर शिफ्ट करना पड़ता है या रैन बसेरे में रोकना पड़ता है। लेकिन सरकार करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो भी अपनी जमीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो भी उस जगह पे ही रहना चाहते हैं जहाँ पे वो सब्जियां, जहाँ पे फल के वो खेती कर रहे हैं, जहाँ पे वो उगा रहे हैं, क्योंकि उसी तटीय इलाके पे वो झोपड़ियां बना के वहीं पे वो रहते हैं। ऐसे में सरकार के लिए भी चुनौती है। सरकार लेकिन ये कोशिश करती है कि जब बाढ़ का समय आए तो हम कुछ अस्थायी व्यवस्था ऐसा कर दें कि उनको उस समय के लिए उनको कुछ सुविधा मिल जाए। तो सरकार यही करती है, राहत सामग्री को बनाना हो या रैन बसेरे जगह पे। सरकार बिल्कुल जया, सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयासरत है और ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित भी करती है कि जो लोग हैं, जो तटीय इलाकों पर बसे हुए हैं या जो नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं, वहां पर जो लोग हैं वो परेशान ना हो, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और इसी को लेकर जो टीमें हैं वो भी वहां पर तैनात की जाती हैं ताकि ये सुनिश्चित करती रहें कि कोई व्यक्ति परेशान ना हो रहा हो या किसी प्रकार की उसे परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि मानसून अब जाते जाते कई प्रकार की जो परेशानियां हैं वो लोगों को छोड़ता जा रहा है। न सिर्फ किसान परेशान हो रहे हैं बल्कि आम जनजीवन भी किस तरह से प्रभावित हो रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से भी आपने देखा। जो सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़े थे उन्होंने भी वहां की आप बीती बताई कि किस प्रकार से मानसून अब जाते अलग अलग तरह की परेशानियां लोगों को देकर जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत। नमस्कार।